नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि बुलेटिन में। आज हम नजर डालेंगे इस सप्ताह के सबसे बड़े कृषि खबरों पर। सबसे पहले बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। भारत सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि, 40,000 से अधिक अमृत सरोवर देश को किए समर्पित। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को मिला जीआई टैग, बढ़ेगी किसानों की इनकम। कई राज्यों को पीछे छोड़ दूध और ऊन उत्पादन में सबसे आगे निकला राजस्थान। किसानों के लिए खुला खजाना, लोन जमा करने की अवधि सरकार ने 1 महीना और बढ़ाई। फसल अवशेष जलाए तो 3 साल तक नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि की राशि, सरकार का फैसला। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया सिंचाई और फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, अब होगी पानी की बचत। फल उत्पादकों की मुश्किलें होंगी आसान, नया सेंसर बताएगा कितने पके हैं फल। देश के सभी राज्यपाल और एलजी को गिफ्ट में दिया जाएगा जर्दालू आम। देश की राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मौसम हुआ खराब। अब खबरें विस्तार से। आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना है। 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य 15 अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 11 महीने को छोटी अवधि के भीतर अब तक 40,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 80% है। तो वहीं जन भागीदारी इस मिशन का मूल है और इसमें सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी शामिल है। अभी तक प्रत्येक अमृत सरोवर के लिए 54,088 उपभोक्ता समूह गठित किए जा चुके हैं। यह उपयोगकर्ता समूह अमृत सरोवर के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात मूल्यांकन, निष्पादन और उसके उपयोग के दौरान पूरी तरह से शामिल है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय उत्पाद अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत के गेहूं, चावल, आम, सेब और संतरे के अलावा कई अन्य फल सब्जियों को विदेशी पटल पर पसंद किया जाता है। तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश की चाय ने विदेशों में अपना जलवा दिखाया है। यहाँ की चाय अपनी एक पहचान स्थापित कर रही है। अब विदेश से हिमाचल की चाय को जीआई टैग मिला है। इससे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ के स्तर से कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। इसका फायदा यह है कि कांगड़ा की चाय को भारत के अलावा विदेश में भी पहचान मिलेगी। अधिक खपत होने से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। बता दें कि हिमाचल की कांगड़ा चाय पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी पत्तियों में 13% कैटेचिन, 3% कैफीन और अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश ने अन्न उत्पादन और निर्यात में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बागवानी फसलें जैसे फल सब्जी के प्रोडक्शन में भी भारत आगे चल रहा है। अब ताजा रुझान बताते हैं कि देश में दूध उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। कई पशुपालन योजनाओं की मदद से इस सेक्टर ने भी अच्छा तरक्की कर ली है। हाल ही में पशुपालन मंत्रालय ने अपनी बुनियादी पशुपालन संख्याई 2022 रिपोर्ट भी जारी कर दी है। इस वार्षिक प्रकाशन में दूध और ऊन उत्पादन में भारत और इसके राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अच्छी खबर यह है कि दूध और ऊन दोनों ही क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर काबिज हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल दूध उत्पादन का 15.5% राजस्थान से ही मिल रहा है। वहीं भारत के कुल ऊन उत्पादन का 45.91% हिस्सा भी राजस्थान ही दे रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार एक बार फिर खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल शिवराज सरकार किसानों के हित में जो कहती है वह करती है।
इसी तर्ज पर सरकार ने किसानों से किए गए वादों को अमलजी जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले किसानों की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आरबीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अनेकों सौगातें दी है। इसी कड़ी में किसानों को खरीफ फसल की अल्पकालीन राशि जमा करने का 28 मार्च आखिरी दिन था, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। अब किसान उतना ही जमा करेगा जितना उसने कर्ज लिया था, उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि 1 महीने का पूरा ब्याज सरकार भरेगी, जिससे किसान फिर 0% पर ऋण लेने का हकदार बना रहेगा। बिहार सरकार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त हो गई है। खेतों में पराली जलाने वाले किसान विभाग के किसी भी योजना से वंचित रख सकते हैं। साथ ही अगले 3 साल तक वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर करने में असमर्थ भी रह सकते हैं। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है। अवशेष जलाने से सिर्फ मिट्टी की उर्वरकता नहीं बल्कि जलवायु और वातावरण भी प्रदूषित होता है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर अगले 3 सालों तक पीएम किसान योजना में रजिस्टर कराने पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही बिहार सरकार ने किसानों से फसल अवशेष न जलाने का अनुरोध किया है। इससे प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक और जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करने का निर्देश भी दिया गया है। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसकी मदद से फसलों के लिए पानी और ऊर्जा की आवश्यकता को 50% तक कम किया जा सकता है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने डॉक्टर एस रमन के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सूक्ष्म और ड्रिप सिंचाई पर शोध किया है। इस माध्यम से सिंचाई करने से फसल का अच्छी तरह से विकास हुआ, क्योंकि पानी की समान रूप से आपूर्ति हुई और पौधों को अधिक पानी नहीं दिया गया और केले के खेत में सिंचाई की दर 50% कम हुई। रमन ने माइक्रो इरिगेशन, शेड्यूलिंग और फर्टिगेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का दावा किया। ये सॉफ्टवेयर जिला स्तर पर मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार और फसल में पानी की जरूरतों की गणना करता है। ये पानी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय फसल ज्यामिति को भी जांचता है। ये रेगिस्तान और मिट्टी के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई की प्रक्रिया भी बताता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर का एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाली प्रभावी वर्षा के आधार पर एक विशिष्ट दिन के लिए पानी की आवश्यकता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसे नियमित तौर पर अपडेट भी किया जा सकता है। फल उत्पादकों के लिए पेड़ पर लगे फलों के पकने की अवस्था का समय पर आकलन महत्वपूर्ण होता है। फलों की छटाई और उनके पकने का पता लगाने के लिए उपयोग होने वाले माइक्रो सेंसर रासायनिक विश्लेषण एवं इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग पर आधारित है, जिनकी अपनी सीमाएं हैं। एक ताज़ा अध्ययन में शोधकर्ताओं ने फल कितने पके हैं ये पता लगाने के लिए एक नया सेंसर विकसित किया है, जो सस्ता होने के साथ साथ अत्यधिक संवेदी और स्पर्शनीय दाब जैसे गुणों से लैस है। लिथोग्राफी मुक्त इस नए सेंसर में नैनो नीडल संरचना युक्त पॉलीडिमीथा इरसिलोक्सेन परल का उपयोग किया गया है, जो इसे लचीला और बड़े पैमानों पर निर्माण के लिए उपयुक्त बनाता है। शोधकर्ताओं ने इस कैपेसिटी टेक्सटाइल सेंसर के संवेदी स्तर और हिस्टेरिक्स प्रतिक्रिया की विशेषता बताई है और इसकी बदलती प्रतिक्रिया का परीक्षण किया है। उन्होंने लोचदार मापांक और धारिता की माप के आधार पर अलग अलग किस्म के टमाटरों की परिपक्वता का सफलतापूर्वक आंकलन किया है। यह अध्ययन IIT जोधपुर, IIT दिल्ली तथा CSIR-CERI पिलानी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने फैसला किया है कि वह इस बार
देश के सभी राज्यपाल और उपराज्यपालों को जर्दालू आम भेजेगा। यानी राज्यपाल के साथ साथ राजभवन के भी अधिकारी बिहार के फेमस जर्दालू आम का स्वाद चखेंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय ने जर्दालू आम की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए ये फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे तो उत्तरी बिहार में कई तरह के आम की किस्में की खेती की जाती है, लेकिन इनमें जर्दालू आम सबसे ज्यादा फेमस है। ये अपने उम्दा स्वाद के लिए जाना जाता है। इसकी मिठास मिश्री की तरह होती है, इसमें रेशे ना के बराबर होते हैं। यही वजह है कि जर्दालू आम मुंह में डालते ही मक्खन की तरह पिघल जाता है। इसे लोग जूस निकालने के लिए खूब उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात को भी कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ आंधी चली है। यही नहीं, कुछ इलाकों में तो बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली और इसके आसपास के ज्यादातर इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आईएमडी का यह भी कहना है कि 3 अप्रैल 2023 तक दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मौसम की यही स्थिति बने रहने की संभावना है। साथ ही आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बनी रहिए। धन्यवाद।